तो जिस तरह से फिजिक्स 360 के सीरीज के पिछले वीडियो में हमने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की बात करी थी और पूरा यूनिट एंड डायमेंशन को समझा था, तो आज हम उसको कंटिन्यू करते हुए यूनिट डायमेंशन का आखिरी पार्ट करने वाले हैं। और अगर तुमने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर उसको देख लो। तो बात करते हैं आगे की तरफ। तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया गया है, डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन मे और मे नॉट बी फिजिकली करेक्ट। इस बात को तुम्हें याद रखना है, जो डायमेंशनली करेक्ट होगा ना, जैसे ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है लेकिन तब भी ये फिजिकली करेक्ट हो भी सकता है लेकिन नहीं भी हो सकता है। ऑब्वियसली फिजिकली करेक्ट नहीं है, लेकिन अगर कोई इक्वेशन फिजिकली करेक्ट है ना तो मस्ट भी डायमेंशनली करेक्ट होना ही पड़ेगा उसको। इस बात को याद रखना। इसका एग्जांपल ये रहा, तो ये तुम्हें एआर के फॉर्म में या स्टेटमेंट के फॉर्म में मिल सकता है, तो इसको तुम याद रखना। और उसी की तरह एक और स्टेटमेंट आता है, और कोई इक्वेशन अगर डायमेंशनली इनकरेक्ट हुआ तो उसको फिजिकली इनकरेक्ट भी होना पड़ेगा। ये बात याद रख लो। तो ये तीन स्टेटमेंट है जो कई बार एग्जाम में रखे जाते हैं, मॉक टेस्ट में रखे जाते हैं और नीट एग्जाम में भी आ सकते हैं, तो इसमें तो गलती मत करना। ठीक है, आगे बढ़ते हुए देखते हैं हम एक क्वेश्चन। यहां पे दिया गया असर्शन इक्वल टू क्या है, वर्क इक्वल टू टॉर्क इज डायमेंशनली करेक्ट बट नॉट फिजिकली। ठीक है, और डायमेंशनलेस करेक्ट इक्वेशन इंश्योर इट्स फिजिकल करेक्टनेस। इसका आंसर तुम लोग कमेंट में बताना, क्योंकि मेन इसका मैंने फंडा बता दिया है, तो कमेंट में इसका आंसर जरूर लिखना अगर तुम एक सीरियस एस्पिरेंट हो तो। ठीक है, अब बात करते हैं एक क्वेश्चन की तरफ जिसमें दिया हुआ है f इक्वल टू साइन अल्फा एक्स देन फाइंड द डायमेंशन ऑफ x। अब जैसा मैंने तुम्हें बताया था कि जो साइन के अंदर की जो क्वांटिटी होती है, ये फंक्शन जो होता है वो डायमेंशनलेस होता है। तुमने अगर पिछला लेक्चर देखा होगा तो इससे हमें क्या पता चलता है, जो एंगल होता है वो डायमेंशनलेस हुआ, तो अल्फा एक्स की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, क्योंकि वो डायमेंशनलेस है। तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/x। x का मतलब क्या होता है, लेंथ होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, l-1। तो तुम्हें इस तरह से बस चीजों को इक्वेट करना आना चाहिए और तुम्हारा आंसर तुरंत सॉल्व हो जाएगा। समझ रहे हो ना। अब बात करते हैं आगे की तरफ। जैसा तुम एक और क्वेश्चन देख सकते हो, f इक्वल टू 80 प्लस bt स्क्वायर और डायमेंशन ऑफ a और b निकालना है। तो हमने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में क्या पढ़ा था, तो हम बस उसी क्वांटिटी को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जिसका डायमेंशन सेम हो। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, f का डायमेंशन और 80 का डायमेंशन सेम होगा, और अगर 80 का डायमेंशन सेम है तो bt स्क्वायर का भी वही सेम होगा, तो f का डायमेंशन क्या होगा, bt स्क्वायर की तरह होगा। ये समझ में आ रहा है ना। ये हमने लिखा ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, क्योंकि वो ये कहता है कि जो दो क्वांटिटी को हम ऐड कर रहे हैं उन दोनों का क्वांटिटी का डायमेंशन सेम होना चाहिए। और यहां पर इक्वलिटी ये है तो इसका डायमेंशन भी इसके सेम होगा, मतलब तीनों का डायमेंशन सेम है। तो फिर उसके बाद तुम इक्वेट कर लो, अपने आप निकाल दोगे। e इक्वल टू f/t, f का डायमेंशन तुम्हें पता है ml_2/t, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ml_3। उसी तरह से तुम b का भी निकाल दोगे। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस तुम्हें इसमें प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का ध्यान रखना है। ये नीट 2006 का क्वेश्चन है और ये नीट 1993 का क्वेश्चन है। ये दोनों क्वेश्चन भी इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है। मैं इसको पूरा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ये तुम जाके इसका आंसर तुम खुद से सॉल्व करने का ट्राई करना और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखना। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की और जो कि है एरर्स। और इससे हर साल एक क्वेश्चन तो समझ लो आता ही आता है। तो देखो यहाँ पर दो तरह की एरर होती है, एक होता है एब्सोल्यूट एरर, एक होता है रिलेटिव एरर। एब्सोल्यूट एरर का मतलब हुआ ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ट्रू वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्चुअल वैल्यू ही बोलते हैं, मतलब जो वैल्यू उसकी एक्चुअल वैल्यू है या फिर जो उसकी करेक्ट वैल्यू है, तुम ऐसा समझ सकते हो। और रिलेटिव एरर क्या होता है, जब तुम एब्सोल्यूट एरर को ट्रू वैल्यू से डिवाइड कर दोगे ना तब वो रिलेटिव एरर निकल जाता है। ये दोनों फॉर्मूला तुम्हें याद रखना पड़ेगा, इससे क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं। कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है, यह सारी चीजें मैं वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। और अगर तुम्हें परसेंटेज एरर निकालना है तो तुम रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई कर देना तो परसेंटेज एरर भी निकल जाएगा। इसको एग्जांपल से समझते हैं। मान के चलो कोई एक क्वांटिटी है जिसका हमने मेजर किया वैल्यू, तो x1 x2 x3 x4 कुछ आया। ठीक है, और अगर हमें इसकी ट्रू वैल्यू जाननी है या मीन वैल्यू जाननी है, दोनों सेम ही चीज होती है, तो तुम्हें क्या करना होगा, इसका मीन निकालना पड़ेगा, मतलब x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 अपॉन 4 करना पड़ेगा और ये तुम्हारी ट्रू वैल्यू आ जाएगी। और अगर तुम्हें एब्सोल्यूट एरर निकालना है तब तुम कैसे निकालोगे, क्योंकि ट्रू वैल्यू ही तुम्हारी मीन वैल्यू होगी, xm या x कह दो इसको, और उसमें से तुम्हें किसको माइनस करना पड़ेगा, x1 को माइनस करेगा तब तुम्हारी किसकी आ जाएगी, x1 की एब्सोल्यूट एरर आ जाएगी, मतलब उसकी ट्रू वैल्यू क्या है और तुमने मेजर क्या करी, दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वही तुम्हारा एब्सोल्यूट एरर आ जाएगा। ठीक है, अब भैया एक और टर्म होता है मीन एब्सोल्यूट एरर। भैया ये क्या होता है, इसमें तुम्हें क्या करना है, जैसे तुमने x1 का एब्सोल्यूट एरर निकाला ना, उस तरह से x2 का भी कुछ एब्सोल्यूट एरर होगा, मतलब x1m जिस तरह से xm माइनस x2 ये किसका एब्सोल्यूट एरर होगा, x2 का होगा, उस तरह से x3 का भी होगा, उस तरह से x4 का भी होगा। उस तरह से जब तुम सारे एब्सोल्यूट एरर को ऐड करके उसका भी मीन निकाल दोगे तो वो तुम्हारा हो जाता है मीन एब्सोल्यूट एरर। और रिलेटिव एरर का फॉर्मूला क्या हो जाता है, डेल्टा x अपॉन x। डेल्टा x यहाँ पर क्या आ रहा है, मीन एब्सोल्यूट एरर आ रहा है, और x तुम्हें यहाँ पर क्या आ रहा है, x आ रहा है तुम्हारा मीन वैल्यू जो तुमने निकाली है यहाँ पर, ये वाली मीन वैल्यू है ट्रू वैल्यू। अब समझ गए। चलो इसको एक क्वेश्चन के हेल्प से समझते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये 2020 कोविड में आ चुका था। चलो इसको सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पर दे रखा है कि तुमने किसी क्लॉक
सी इंटरवल मेजर किया जिसकी रीडिंग आई 1.25, 1.24, 1.27, 1.21, 1.28। ठीक है, अब पूछा गया परसेंटेज रिलेटिव एरर क्या होगा। तो जैसा कि हम निकाल सकते हैं x इक्वल टू, हम क्या करेंगे, पहले सारे क्वांटिटी को हम ऐड कर देंगे, क्योंकि हमें क्या निकालना है, ट्रू वैल्यू या मीन वैल्यू निकालना है। तो मैंने क्या बोला था, इस सारे को ऐड करके उससे डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पे 5 क्वांटिटी दी गई थी, तो पांचों को ऐड करके हमने 5 से डिवाइड कर दिया, तो हमारी x की वैल्यू क्या आ गई, 1.25 आ गई। तो अब हमने x तो निकाल दिया, अब हमें निकालना है डेल्टा x। डेल्टा x निकालने के लिए क्या फॉर्मूला था, डेल्टा x1, डेल्टा x2, डेल्टा x3, डेल्टा x4। अब बात करते हैं जैसे डेल्टा x1 या डेल्टा x2 निकलेगा कैसे, उसके लिए मैंने तुम्हें क्या बोला था, याद करो। इसके लिए तुम्हें क्या करना है, xm या x माइनस x1 करना है। तो x हमने क्या निकाला, 1.25 निकालना है, और पहली वैल्यू क्या थी, 1.25 ही थी, तो इसकी तो 0 आ जाएगी। फिर अगर हम दूसरे की बात करें तो एक्सएम कितना हो गया, 1.25, इसमें से माइनस करेंगे 1.24, तो इसका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस तरह से तुम जब चारों को, पांचों को ऐड कर दोगे ना, तो इसकी वैल्यू कितनी निकलेगी, 0.10 निकलेगी, मतलब 0.1 निकलेगी। और उसके बाद में क्या करना है, उसके बाद तुम्हें क्या करना है, ये जिस तरह से तुमने यहाँ पे 4 से डिवाइड किया था, उस तरह से तुम्हें यहाँ पर 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि समझ रहे हो ना, ये मीन निकल रहा है। तो तुमने यहाँ पे 5 से डिवाइड कर दिया, तो डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 0.02 आ गई। तो परसेंटेज एरर तुम लिख सकते हो ना, 0.02 यहाँ पे जो तुम्हारी आई है अपॉन एक्स क्या है, 1.25, इसको तुम कैलकुलेट करोगे तो 1.6% आ जाएगा। आई नो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, तो इसको एक बार फिर से देख लेना, लेकिन ये काफी ज्यादा थोड़ा टाइम लगेगा। अगर एग्जाम में आया तो इस पर टाइम लगेगा इस क्वेश्चन में, और ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, तो आ भी सकता है, ऐसा मैं नहीं बोलूंगा कि नहीं आएगा। एनसीईआरटी का है तो कभी भी आ सकता है, तो इसको कर प्रैक्टिस कर लेना खुद से भी बनाने का, कि तुम्हें निकालना क्या है। पहले तुम्हें x निकालना है, उसके बाद तुम्हें डेल्टा x1 डेल्टा x2 निकालना है, फिर डेल्टा x1 डेल्टा x2 डेल्टा x3 के हेल्प से तुम्हें डेल्टा x निकालना है, और फाइनली जब तुम्हारे पास डेल्टा x भी आ गया तो तुम्हें रिलेटिव एरर निकाल देना है। तो ये तुम्हारा एक बेसिक अप्रोच होना चाहिए, तुम्हें पता होना चाहिए कि भैया स्टेप लगाने क्या है। अब बात करते हैं आगे की तरफ, और यहां पर एक क्वेश्चन है, तो देखो यहां पर एक एक्सप्रेशन में दिया गया, एक्यूरेसी ऑफ द मेजरमेंट इज डिटरमाइंड बाय एब्सोल्यूट एरर एंड परसेंटेज एरर बोथ। नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि हम कभी भी एब्सोल्यूट एरर से तुम एक्यूरेसी डिटरमाइन कभी नहीं कर सकते, क्योंकि वो बस एक वैल्यू को बता रहा है कि तुमने बस एक बार रीडिंग ले ली और कुछ आ गया, तो उससे एक्यूरेसी का पता नहीं चलता। तो ये स्टेटमेंट गलत है, तुम याद रखना, एक्यूरेसी कभी भी एब्सोल्यूट एरर नहीं बताता है, ठीक है। और एब्सोल्यूट, और दूसरा और रीजन दिया गया, एब्सोल्यूट एरर इज द डिफरेंस इन एक्चुअल एंड मेजर्ड वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। हाँ, ये स्टेटमेंट तो सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा असर्शन, तो तुम्हारे पे गलत हो गया, रीजन सही हो गया, तो इसका तुम देख लेना, ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो ये क्वेश्चन वही पिछले वाला क्वेश्चन की तरह है, तो इसको तुम प्रैक्टिस करना और इसका आंसर भी तुम कमेंट पे कर देना, ठीक है। अब बात करते हैं आगे वाले टॉपिक की, और जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। ये जो तुमने क्वेश्चन देखा, इससे आज तक बस एक ही क्वेश्चन आया है, या आई थिंक 2-3 क्वेश्चन आए होंगे, इससे ज्यादा नहीं आएंगे, लेकिन इस वाले टॉपिक से हर साल एक क्वेश्चन आता है, और ये बहुत ज्यादा सिंपल है, तो इसको देखते हैं। चलो, कोई एरर है ना, तो एरर प्रोपोगेट कैसे करता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई एडिशन है, तो y इक्वल टू a प्लस बी, अगर कोई क्वांटिटी दे रखी है, तो एरर इसका क्या होगा, तो डेल्टा y इक्वल टू डेल्टा a प्लस डेल्टा b। बहुत ही सिंपल होता है, जब प्लस दिया है तो प्लस ही रह जाएगा। लेकिन बात यहां पर आती है, जब y इक्वल टू a इंटू बी होगा, डॉट का मतलब a इंटू बी, और या y इक्वल टू a डिवाइड बाई बी होगा, ठीक है। जब या गुना हो या भागा हो, तो तुम्हें क्या करना है, डेल्टा y बाई y इक्वल टू डेल्टा a प्लस a अपॉन डेल्टा b प्लस बी। तुम्हें ये चीज याद रखना है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और इसी से क्वेश्चन आते हैं मोस्टली। और दूसरा ये होता है, y इक्वल टू अगर m a टू द पावर n हुआ, समझ रहे हो, तो इसको तुम क्या लिखोगे, डेल्टा y अपॉन y इक्वल टू n डेल्टा a अपॉन a। इस चीज को याद रखना है। m की कोई m का कोई मतलब नहीं होता है यहाँ पर, बस n का मतलब होता है, और n भी आगे आके मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। अगर बात करें t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l बाई जी हुआ, तो डेल्टा t बाई टी इक्वल टू हाफ डेल्टा l बाई l प्लस हाफ डेल्टा जी बाई जी। तुम समझ रहे हो ना, क्योंकि 2 पाई का तो कोई मतलब हुआ नहीं, जिससे मैंने बताया था m का कोई मतलब नहीं होता है, आगे जो लगा होता है उसका कोई मतलब नहीं होता, लेकिन जो पावर होता है l बाई रूट अंडर जी को क्या लिख सकते हो, l बाई जी अपॉन 1/2 लिख सकते हो ना पावर। तो पावर कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर आगे आके यहाँ पर ऐसा हो गया। आई थिंक तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि क्या हो रहा है, कि आगे जो लिखा हो उसका वैल्यू नहीं हो, तो आगे जो लिखा होता है उसका मतलब नहीं होता, लेकिन जो चीज पावर में होती है, पावर को तुम्हें आगे लेके मल्टीप्लाई कर देना है, दैट्स इट, बस इतना करना है। और चलो क्वेश्चन देखते हैं उसके ऊपर। तो बात करें पहले क्वेश्चन की, और तो इसमें लिखा गया, परसेंटेज एरर इन मेजरिंग द रेडियस एंड मास ऑफ द सॉलिड स्फीयर आर 2% एंड 1% रिस्पेक्टिवली, देन एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब तुम्हें पता है I इक्वल टू mr स्क्वायर होता है, तुम्हें फॉर्मूला नहीं भी पता कि 2/5 होता है, 3/5 होता है, तो इट्स ओके, वो मतलब ही नहीं है। तो अब तुम्हें पता है कि तुम्हें पता है ना कि आगे वाली चीज की कोई मतलब होती नहीं, मैंने तुम्हें बताया मतलब किस चीज की होती है, जो तुम्हें ऊपर जिसका स्क्वायर दे रखा है। तो I इक्वल टू अगर तुम mr स्क्वायर भी लिखते हो, तो यहाँ पर क्या होगा, डेल्टा m बाई m अपॉन
टू टाइम्स ऑफ डेल्टा आर बाई आर। ये समझना जरूरी है, टू टाइम्स क्यों आया, क्योंकि आर के ऊपर स्क्वायर था। और मैंने क्या बताया, जिस चीज के ऊपर स्क्वायर होता है मतलब या कुछ भी पावर होता है, वो पावर कहां जाती है, आगे की तरफ मल्टीप्लाई हो जाती है। तो डेल्टा एम बाई एम कितना दे रखा है, 1% दे रखा है, और डेल्टा आर बाई आर कितना दे रखा है, रेडियस का 2% दे रखा है। तो 2 इंटू 2 कितना होगा, 4, 4 प्लस 1 कितना 5, और ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। इतने बेसिक क्वेश्चन आते हैं नीट एग्जाम में, और अगर तुम इसको सॉल्व कर लोगे ना तो समझ लो ये तुम्हारा क्वेश्चन 30 सेकंड, बहुत ज्यादा बोल दिया मैंने, 30 सेकंड मैक्सिमम में तुम आराम से पढ़ रहे हो, एक एक स्टेप को सॉल्व कर रहे हो, तब तुम्हारा ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। और ये क्वेश्चन तुम जाकर खुद से सॉल्व करना और इसका आंसर कमेंट में कर देना, ठीक है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन चलो देख ही लेते हैं। यहाँ पे दिया गया x इक्वल टू ए स्क्वायर बी हाफ C1/3 D3। अगर तुम्हें ये ना दिख रहा हो तो ये क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। अब बात करते हैं भैया इसको हम सॉल्व कैसे करें। तो ये बहुत ही सिंपल है भाई, जो मैंने बताया, जो पावर दिया है वो हमेशा आगे मल्टीप्लाई होता है। तुम्हें इस बेसिक सी चीज को याद रखना है, बस यही चीज है पूरे एरर प्रोपगेशन में। तो ए के ऊपर पावर दिया है तो वो कहां आएगा, आगे की तरफ आएगा, मतलब 2 टाइम्स ऑफ ए हो जाएगा, ठीक है। और बी के ऊपर हाफ दिया है तो क्या होगा, वो भी आगे की तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और सी के ऊपर क्या दिया है, 1/3 पावर दिया है तो वो भी क्या हो जाएगा, आगे की तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा। और डी के ऊपर 3 पावर दिया है तो 3 भी आगे की तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा। बस तुम्हें इतना पता रखना है। अब चलो इसको सॉल्व भी करके देख लेते हैं। सॉल्व कैसे होगा भैया, तो देखो ए स्क्वायर दिया हुआ है तो क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस 1/2 टाइम्स ऑफ 2 प्लस 1/3 टाइम्स ऑफ 3 प्लस 3 टाइम्स ऑफ 4। तो अब इसको तुम सॉल्व कर लो, 1 1 2 2 और 2 4 4 और 12, इसका आंसर 16 आ जाएगा। आई थिंक तुम समझ गए होगे इसको कैसे करना है। मतलब जो पावर है उसको आगे मल्टीप्लाई करो और बाकी सारी चीजों को ऐड कर दो। मतलब अगर इसको मैं सॉल्व कर दूंगा और तुम्हें समझ में नहीं आ रहा तो 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस 1/2 टाइम्स ऑफ बी प्लस 1/3 टाइम्स ऑफ सी प्लस 3 टाइम्स ऑफ डी, ये होने वाला है इसका सोल्यूशन। तुम्हें ये याद रखना है, क्योंकि मैंने तुम्हें क्या बोला था, या मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीजन हो, हमेशा तुम्हें ऐड ही करना है। तुम यहाँ पर आके फिर देख सकते हो, मल्टीप्लाई का चीज हो या डिवाइड का केस हो, हमेशा तुम्हें यही चीज फॉलो करना है। ये कई बार स्टूडेंट भूल जाते हैं, लेकिन ये तुम्हें ध्यान में रखना है, ठीक है। अब आगे वाला जो क्वेश्चन है तुम खुद से सॉल्व कर लेना, और ये भी तुम खुद से सॉल्व कर ही लेना। अब बात करते हैं हम आगे की ओर, ठीक है, जो कि है इंस्ट्रूमेंट लाइक वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज। वैसे तो ये काफी ज्यादा डिफिकल्ट टॉपिक है, लेकिन नीट में कुछ लिमिटेड क्वेश्चन इससे आते हैं और तुम्हें भी बस उस पर ही फोकस करना है। बात करें वर्नियर कैलिपर की, तो इसमें तुम्हें कुछ बात याद रखनी है। लाइक वर्नियर कैलिपर में 2 चीज होती है, एक होती है मेन स्केल, एक होती है वर्नियर स्केल, जो कि छोटी वाली स्केल होती है, ठीक है। और यहाँ पर इससे इनर डायमेंशन मेजर करते हैं, आउटर डायमेंशन मेजर करते हैं और डेप्थ, 3 चीज मेजर करते हैं। अगर इससे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ गया तो तुम आंसर कर लोगे। बात करें रीडिंग की, तो रीडिंग को तुम लिख सकते हो मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इंटू लिस्ट काउंट माइनस जीरो एरर। ये तुमको लिखने का एक तरीका होता है, आई थिंक, पर इतना ज्यादा नीट में डेप्थ नहीं पूछते। नीट में बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है कि लिस्ट काउंट बता दो, ये सारी चीज आती है तो वो तुम कर लोगे, लेकिन तब भी तुम्हें ये फॉर्मूला याद रखना है। इसका मतलब क्या होगा भैया, मेन स्केल रीडिंग तुम्हें दी हुई रहेगी एग्जाम में कि मेन स्केल रीडिंग ये है। वर्नियर स्केल रीडिंग क्या होती है, जहां पर जो पॉइंट मेन स्केल का वर्नियर स्केल से कोइंसाइड कर रहा होगा वो वर्नियर स्केल रीडिंग हो जाएगी। लिस्ट काउंट कैसे निकालना है वो मैं बताने वाला हूं, और जीरो एरर क्या होता है वो भी आगे बताऊंगा। तो ये तुम्हें बस एक जनरल याद रखना है। और आगे बढ़ते हैं, लिस्ट काउंट जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे ही क्वेश्चन आता है। लिस्ट काउंट इक्वल टू क्या होता है, एमएसडी माइनस वीएसटी। ये तुम्हें हमेशा हमेशा याद रखना ही रखना है। और अगर कहीं दे रखा है कि एम काउंट ऑफ एमएसडी कोइंसाइड विथ एन काउंट ऑफ वीएसडी, ये कोइंसाइड वाली वर्ड लिखी रही है एग्जाम में, याद रखना। यही सब चीज को तुम्हें ध्यान रखना होता है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो कोइंसाइड जब भी लिखा हो तो तुम्हें ये सोच लेना है, ठीक है। तब तुम इसको और इस तरह से लिख सकते हो ना, लिस्ट काउंट इक्वल टू एमएसडी माइनस एम बाई वी एन एमएसडी, ठीक है। तो एक फॉर्मूला ये निकल के आ जाएगा, एक फॉर्मूला ये निकल के आ जाएगा। मैं नहीं बोल रहा कि तुम ये दोनों फॉर्मूला को याद रखो, अगर रख लेते हो तो काफी अच्छी बात है, लेकिन एक फॉर्मूला तो तुम्हें याद रहनी चाहिए, लिस्ट काउंट इक्वल टू एमएसडी माइनस वीएसडी। अगर तुम ये दोनों याद रखते हो तो तुम बहुत जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, जैसा मैं आगे बताऊंगा। लेकिन तुम्हें एटलीस्ट ये तो याद रखना ही है, ये भी याद रखोगे तब भी सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि तुम देख पा रहे हो ना, मैंने इससे ही इसको डिराइव किया है। एमएसडी को मैंने क्या किया, वीएसडी को एमएसडी के फॉर्म में लिख दिया है, तो अपने आप ये चीज आ गई है। तो बस यही चीज है, आई थिंक तुम समझ रहे होगे। बात करते हैं जीरो एरर की, तो जीरो एरर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव कब होगा, जब वर्नियर स्केल क्या हो जाए, आगे की तरफ खिसक जाए, और नेगेटिव का क्या हो तब होगा जब वर्नियर स्केल पीछे की तरफ खिसक जाए। तो मैं बस बेसिक याद रखना है, वर्नियर स्केल आगे चला गया मेन स्केल से पॉजिटिव, वर्नियर स्केल पीछे चला गया मेन स्केल से तो नेगेटिव, ठीक है। अब आगे बात करते हैं कि भैया जीरो एरर का फॉर्मूला क्या होता है। तो जीरो इक्वल टू होता है वीएसआर इनटू लिस्ट काउंट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जीरो एरर निकालना है तो तुम कैसे निकालोगे। अब तुम्हें दिख रहा है कि वर्नियर स्केल कहाँ है, आगे की तरफ खिसका हुआ है, क्योंकि इसका जीरो यहाँ पर है और वर्नियर स्केल का जीरो कहाँ है, आगे है वर्नियर स्केल का जीरो। तो वर्नियर स्केल आगे गया तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो नेगेटिव वाले ऑप्शन तो पहले ही गलत हो गए। अब तुम्हें इसका वर्नियर स्केल रीडिंग क्या कितनी है, तो मैंने क्या बताया, जो पॉइंट मेन स्केल का वर्नियर स्केल से कोइंसाइड कर रहा होगा, तो कौन सा कोइंसाइड कर रहा है, 5 कोइंसाइड कर रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। मतलब 5 वाला ऑप्शन कौन है, 2 है, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। इतना सिंपल क्वेश्चन होता है, तुम्हें बस इसको थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है और तुम सॉल्व कर लोगे। बात करते हैं हम लोग स्क्रू गेज की, तो स्क्रू गेज में 2 चीज होती है, एक होती है पिच स्केल या मेन स्केल, और दूसरा होता है सर्कुलर स्केल। और बात करते हैं भैया ये पिच होता क्या है एक्चुअली,
सर्कुलरली। तो देखो ये जो सर्कुलर स्केल है ना, जो गोल सा दिख रहा है, तुम उस सर्कुलर स्केल को अगर पूरा एक रोटेशन घुमाते हो तो मेन स्केल जितना चलेगी वही पिच होता है। तो ये हो सकता है एग्जाम में स्टेटमेंट बेस्ड आ जाए या कैसा आ सकता है, तुम्हें बस ये याद रखना है कि सर्कुलर स्केल के एक रोटेशन पूरा घुमाने पर मेन स्केल कितना मूव कर रही है वही तुम्हारा पिच होता है। और लिस्ट काउंट क्या होता है, पिच अपॉन नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन, ये भी तुम्हें याद रखना है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे की तरफ। भैया ऐसे कोई क्वेश्चन दिखा दीजिए। तो देखो क्वेश्चन ये है कि पिच इसमें तुम्हें निकालना है। पिच क्या होगा, लिस्ट काउंट इनटू नंबर ऑफ डिवीजन इन सर्कुलर स्केल। ठीक है, यही तुम्हारा हो जाएगा। लिस्ट काउंट कितना दे रखा है यहाँ पर, 0.01 दे रखा है। नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन 50 दे रखा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0.5 mm आ जाएगा। 3 आंसर आ जाएगा। तो इतने सिंपल तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। सोच लो यार, तुम लोग फालतू के उलझे रहते हो, भैया स्क्रू गेज आ गया, वर्नियर कैलिपर आ गया, हमें समझ में नहीं आ रहा। तुम देखो तो सही, एकदम सिंपल फॉर्मूला लगाना है और आंसर निकल के आ रहा है। परेशान होना ही नहीं होता। फिजिक्स में डायरेक्ट फॉर्मूला वाले क्वेश्चन को यूं ही सॉल्व किया जाता है, ज्यादा सोचना नहीं पड़ता। रीडिंग की बात करें तो यही वही सेम है, मेन स्केल रीडिंग प्लस लिस्ट काउंट इनटू सर्कुलर स्केल रीडिंग। जैसे वहां पे वर्नियर स्केल की रीडिंग थी, उस तरह से यहाँ पे सर्कुलर स्केल की रीडिंग आ चुकी है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की बात करें तो तुम इसको पूरा क्वेश्चन पढ़ लेना, क्योंकि टाइम यहाँ पर नहीं है तो मैं पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ूंगा। तो इसमें ये बताया गया है कि लिस्ट काउंट कितना है, लिस्ट काउंट ये दिया रखा है। एमएसआर जो है मेन स्केल की रीडिंग यहाँ पर दे रखी है, तुम यहाँ पे देख सकते हो। और सर्कुलर स्केल की रीडिंग यहाँ पे दे रखी है कि वो 25 डिवीजन से कोइंसाइड कर रहा है। तो ये 3 चीज की वैल्यू दे रखी है। एरर भी तुम्हें दे रखा है। अब तुम्हें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, रीडिंग अपने आप आ जाएगी। माइनस एरर तो तुम लगाओगे। अगर जब भी एरर दे रखा हो तो एरर हमेशा घटता ही है, ये बात तुम्हें याद रखना है। अगर निगेटिव एरर है तब भी घटेगा, पॉजिटिव एरर है तब भी घटेगा। इस चीज को याद रखना है, समझ रहे हो ना। फॉर एग्जांपल, अगर कोई चीज निगेटिव एरर है तो तुम निगेटिव माइनस निगेटिव क्या हो जाएगा, वो अपने आप पॉजिटिव हो जाएगा। और कोई पॉजिटिव एरर है तो निगेटिव माइनस पॉजिटिव अपने आप क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। वो चीज तुम अपने कैलकुलेशन में देखना, लेकिन ये याद रखना एरर को हमेशा माइनस ही करना है, एरर को कभी प्लस नहीं किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं लास्ट टॉपिक की, और जो कि है डिराइव फिजिकल क्वांटिटी बाय अल्टरनेट फंडामेंटल क्वांटिटी। और इससे भी हर साल एक क्वेश्चन आ जाता है। हालांकि पिछले कुछ साल से क्वेश्चन नहीं आ रहा, क्योंकि थोड़ा सा लेंदी टॉपिक हो जाता है, लेंदी कैलकुलेशन हो जाता है, लेकिन तब भी एक बार देख लो, क्या पता नीट में आ ही जाए। तो देखो यहां पर दे रखा है कि ई, वी और टी जो होता है वो फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा सरफेस टेंशन का। तो अब जैसा तुम्हें पता है सरफेस टेंशन इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन लेंथ होता है। अगर नहीं पता तो एटलीस्ट अभी के लिए जान लो, सरफेस टेंशन इक्वल टू फोर्स अपॉन लेंथ होता है। फोर्स का फॉर्म डायमेंशन मैंने याद करने बोला ही था, ml/-2 होता है। इसको डिवाइड करोगे एल से तो क्या आएगा, m/-2, क्योंकि एल से एल कट जाएगा तुम्हारा। और एनर्जी का भी मैंने बोला था तुम्हें याद रखने, जो कि क्या होता है, एनर्जी इक्वल टू ml²t-2। वेलोसिटी का क्या होता है, lt-1, और टी का तो टी होता ही है। अब देखते हैं इसे सॉल्व कैसे करना है। अब तुम्हें क्या करना है ना, जो सरफेस टेंशन है, सरफेस टेंशन को तुम्हें इक्वेट कर देना है ई, वी और टी के साथ। ई का पावर तुम ए मान लो, वी का पावर वी मान लो, टी का पावर सी मान लो। तुम्हें ये मानना पड़ेगा, ये एज्यूम पहले से करके चलना पड़ेगा, और इससे बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो करना क्या है, अब तुम्हें पता है सरफेस टेंशन का डायमेंशन हो गया ml/0 t⁻⁻2, और ये तुम्हारा हो गया ई का डायमेंशन। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा वी का डायमेंशन, और ये हो गया तुम्हारा टी का डायमेंशन। इतना समझ में आ रहा है। अब मैंने बोला ई के पावर ए, बी के पावर वी और सी का और टी का पावर सी। ठीक है, अब तुम्हें तीनों को इक्वेट कर देना है। तीनों को इक्वेट करोगे और एम और तीनों को जोड़ दोगे। जैसे यहाँ पे L2A हो गया, L-LB हो गया, और इस तरह से T-2A, T-B और TC। तुम्हें समझ में आ रहा है ना। उसके बाद तुम क्या करोगे, तीनों को इक्वेट करोगे, तो तुम देख रहे होगे A का वैल्यू क्या आ रहा है, A आ रहा है, क्योंकि M एक ही है और M का वैल्यू 1 है, तो A का वैल्यू 1 आ गया। इसके बाद 2A + B = क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो ये भी तुम्हें समझ में आ गया। उसके बाद क्या आ रहा है, -2A - B + C = -2 आ रहा है। ये तीनों भी तुम समझ गए। अब इससे तुम क्या निकाल पा रहे होगे कि A का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। ये तो समझ में आ गया भैया। अब क्या करना है, 2A + B = 0, तो इसको तुम क्या लिख सकते हो, 2 × 1 + B = 0, तो B का वैल्यू क्या आ गया, -2 आ गया। उसके बाद इस तरह से तुम A का वैल्यू B का वैल्यू दोनों डाल दोगे, तो C का वैल्यू भी -2 निकल जाएगा। मतलब ये प्रॉपर मैथमेटिक्स है। तुम्हें जो मेन कॉन्सेप्ट है वो तुम्हारा यहीं तक है कि तुम्हें अपने मन से एज्यूम करना पड़ेगा, EVT को ABC के पावर में एज्यूम करना पड़ेगा। उसके बाद तुम्हें तीनों के पावर को इक्वेट करके एक 3 इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। उसके बाद तुम्हारा आंसर अपने आप निकल जाएगा। जैसे A का वैल्यू 1 आया तो E का पावर कितना, 1 हो जाएगा। B का वैल्यू -2 आ गया तो V का पावर कितना, -2 हो जाएगा। और C का वैल्यू -2 आया तो T का पावर -2 हो जाएगा। तो इसका आंसर तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर तुम्हारा इसका B हो गया। तो तुम्हें एज्यूम करना पड़ेगा कि E A है, B और T C है। उसके बाद ही तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। और एक मैं होमवर्क क्वेश्चन दे देता हूँ ये वाला, तुम इसको सॉल्व करना और आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना। तो यही थी इस वीडियो में। आई होप कि तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। थोड़ी सी लेंथी हो गई आज की वीडियो में, लेकिन आज की वीडियो से कम 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे नीट एग्जाम में। तो इसको अच्छे से एक बार देख लेना। तो और पढ़ते रहो, और चैनल वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। और नीट 2025 तक इस तरह से हम फिजिक्स को बस 15 दिन के अंदर कंप्लीट करने वाले। तो इसी के साथ पढ़ते रहो, मचाते रहो। लव यू ऑल, बाय बाय।